नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं अविनाश। टीम बीजेपी, जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति का ऐलान कर दिया। लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था और इस कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों को भी जगह मिली है और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया हुआ ये कदम बताया जा रहा है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने जहां जिलों का प्रभार बांट दिया है, तो लंबे समय से अटकी बीजेपी कार्य समिति का ऐलान भी हो गया है। बीजेपी की जारी सूची में कार्य समिति सदस्य 162, विशेष आमंत्रित सदस्य 218 और स्थायी आमंत्रित सदस्य 23 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थकों को भी कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्यों में जगह मिली है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को किसी भी सूची में जगह नहीं दी गई। बता दें कि वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बने 15 महीने हो गए हैं। लंबे समय से प्रदेश कार्य समिति की सूची अटकी हुई थी। सिंधिया के दौरे के एक दिन पहले ये जारी हुई है। गौरतलब है कि आज से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और आज कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकातों का उनका दौर भी चलेगा। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, मसलन सिंधिया समर्थक विधायकों को निगम मंडलों में नियुक्ति देने, संगठन में जगह देना वगैरह वगैरह। हालांकि उनके आने से पहले ही बीजेपी ने कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों को स्थान दिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सदस्यों के बीच 2 परियोजनाओं के मुद्दे पर नाराजगी की खबरें भी चर्चा में हैं, जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पूरी पार्टी शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा के नेतृत्व में एक साथ खड़ी हुई है। सर, सुनाई तो ज्यादा वीडी शर्मा जी मनाने भी आए थे। नहीं, गलत खबर है वो। कुल जमा बीजेपी में इन दिनों हलचलें तेज हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए नए सिरे से जमावट की जा रही है। देखना होगा आगे आगे होता है क्या। और आइए इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, आपका बहुत स्वागत। राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रवीण नापित हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत। सूर्यकांत जी, किस तरीके से देखते हैं टीम बीजेपी को, जो कार्य समिति का ऐलान किया गया है, सिंधिया समर्थकों को भी जगह मिली है और काफी जो हलचलें पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसके बाद ये कार्य समिति का ऐलान हुआ है। 15 महीने कार्यकाल को हो चुके हैं वीडी शर्मा के। किस तरह से देखते हैं सूर्यकांत जी? मैंने टीका लगवाया है जीत का। सूर्यकांत जी, आपको आवाज आ रही है? जी सूर्यकांत जी, सुन रहे हैं आप? सूर्यकांत जी से अभी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राकेश सिंह यादव जी से हम पूछते हैं, टीम बीजेपी ने जो ऐलान किया है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी की जो कार्यकारिणी होती है वो उसका दर्पण होती है, उसका आईना होती है जी। भारतीय जनता पार्टी की जो ये कार्यकारिणी कल घोषित हुई है, इसमें आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरह छपाया है। अल्पसंख्यक वर्ग का मात्र एक व्यक्ति उज्जैन का उसमें शामिल किया गया है। तो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में जब अल्पसंख्यक वर्ग में, मैं तभी की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की, ईसाई की या अन्य की, और जिसमें अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें तो 50 लाख की आबादी है, कम से कम 30 लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना था। बोरा समाज की हम बात करें, मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी, एक भी बोरा समाज से व्यक्ति को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने तो जरूर जाती है, ये सभी प्रदेश के नागरिक हैं, इनके वोट लेती है, इनकी बात करती है, तुष्टीकरण की बात करती है, और खुद तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता अपनी जो कमेटी बनाती है उसमें धर्म और जाति के आधार पर रंग भरती है। एक तरफ वो विरोध करते हैं कि हम सांप्रदायिक दल नहीं है, और दूसरी तरफ ये साबित करते हैं कि हम एक धार्मिक दल हैं, एक जातिगत दल है और एक सांप्रदायिक दल है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम 50 लाख की आबादी जो मुस्लिम समाज की है, उसमें से 30 से 25 लोग उसमें कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व करते होते। एक व्यक्ति जिनको तनवीर अहमद को रखा गया है, वो पूर्व एक अच्छे पद पे रहे, पूर्व राज्य मंत्री पद पर रहे, उनको भी आमंत्रित सदस्य रखा है। तो सीधे सीधे आप किसी
एक समाज को, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। ऐसी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश का भला तो नहीं कर सकती है। चलिए आपके पास लौटूंगा, मध्य प्रदेश का बंटवारा जरूर करेंगे। चलिए प्रवीण जी, आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुना अविनाश जी। ये राकेश सिंह जी ने जो कहा वो भी सुना होगा आपने, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है जी। अब इनको कहीं कुछ बात मिली नहीं जी। अब इन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, अब इन्होंने अल्पसंख्यक को ढूंढा तो उनका वो जिनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी काम करते हैं जी। हिदायतुल्लाह शेख, आपने उनको देखा होगा, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं जी। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा का जो एक विभाग है पूरा का पूरा प्रदेश का संयोजक बनते हैं, इनकी अपनी बॉडी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और बढ़ चढ़ के जो भी हिस्सा लेता है और लीडरशिप जो भी आती है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। हिदायतुल्लाह शेख है, गुलरेज जी हैं उज्जैन से, तो बड़वानी से हमारे हिदायतुल्लाह जी को लगातार 5 साल से देश का प्रवक्ता रखा है। तो ये कहना, ये अब इनको तो मिला नहीं कुछ, इनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा अल्पसंख्यक से चलो अपन बात कर ले। और हम जब अल्पसंख्यक वाले, और हमने कभी कहा नहीं कि सांप्रदायिक, पहले ही हमसे तो सांप्रदायिक कहते थे, मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे, तमाम बातें ये कहते रहे। आप अपना घर देखो, जो कमलनाथ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वही कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वही कमलनाथ जी नेता वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। वही व्यक्ति अपनों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने फटाफट जिले के प्रबंधन, इन्होंने बता दीजिए कितनों का अल्पसंख्यक वो इन्होंने किया। इन्होंने तो एक ही को किया ना, जीवों में सही नंबर जी हैं जो इनके कौन था जी। तो अपनी बात देखें, इन्होंने अभी कितने को टिकट दिया था और कितने जीत के आए, तो ये, और उन्होंने उसमें के अंदर आरिफ अकील को कैबिनेट के अंदर अकेला लिया था। ये चाहते तो फिर आरिफ मसूद को भी ले लेते, क्यों नहीं दिया इन्होंने? अगर इतनी इनको चिंता है तो हम जानते हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है तो बना दें किसी भी अल्पसंख्यक को। चलिए नापित जी आपके पास लौटूंगा। सूर्यकांत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ये जो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासत जो अचानक उसने करवट बदली है, कांग्रेस ने भी जो है प्रभार बांट दिए हैं जिलों के, और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस भी जुटी है, और इधर दूसरे ही दिन बीजेपी ने भी अपनी कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। कई तरह की हलचलें भी इन दिनों बीजेपी खेमे में तेज होती दिखाई दी थी। मेल मुलाकातों का दौरा जो है वो भी चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है 4 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश के हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को आप? जी देखिए, किसी भी संगठन में उसके कार्य समिति हो, दायित्वों का विषय हो, वो संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी कदम माने जाते हैं जी। और कांग्रेस ने भी किया और भाजपा ने भी किया। बस समय और परिस्थितियों के हिसाब से जब होता है तो उस पर निश्चित रूप से लोग निगाहें रखते हैं और उसका भाजपा के साथ भी हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, उससे पहले कोरोना भी चल रहा था, तो उन सारी चीजों से जब नेता फ्री हुए तो स्वाभाविक रूप से जब लंबे समय से मेल मुलाकात का दौर नहीं होता है तो अपने कार्य क्षेत्र वाले देश में नेता आते हैं, राजधानी में खासतौर पर आते हैं, अपने देश के कामों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं के कामों को लेकर और मेल मुलाकात करते हैं। तो अगर आप इस मेल मुलाकात को लेकर के जो पूरी की पूरी जो कवायद थी, मुझे लगता है कि मेल मुलाकात के अलावा सब प्रदेश कार्य समिति के पदों को नाम शामिल करने को लेकर थी और उसके परिणाम सामने दिखने लगे हैं जी। अब आप देखिए, जैसे कैलाश जी यहाँ पे 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, लोगों से मिल मुलाकात, तो पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे, बीच में अगर प्रदेश आते भी थे तो वो इंदौर तक सीमित होते थे। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हाथ हुआ और वो वहाँ के कार्य से मुक्त हुए तो वो राजधानी आए और 3 दिन यहाँ रहकर उन्होंने लगभग सभी संगठन के लोगों, मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सब लोगों से मिल मुलाकात की है। तो यह एक अच्छी परंपरा है और इस तरह की परंपरा मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में होनी ही चाहिए। अब रही बात की, तो आपको बता दूं कि भाजपा में 16 महीनों से विचार किया जा रहा था प्रदेश कार्य समिति का। प्रदेश कार्य समिति घोषित हुई, उसको लेकर निश्चित रूप से लोग मिले हैं और मिलने के बाद लोगों ने अपने अपने समर्थकों के नाम दिए और उसके बाद उनमें से नामों का चयन कर जिन पर सहमति बनी वो नामों की घोषणा हो गई। लेकिन खास चीज क्या है, लोगों को लग रहा था कि भाजपा कार्य समिति की जब घोषणा होगी तो उसके बाद प्रवक्ता, मीडिया कम्युनिस्टों के नाम, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदों के नाम भी इसमें शामिल होंगे। वो नहीं होना लोगों को जरूर टोका गया है, क्योंकि उसके लिए निश्चित रूप से वो और इंतजार करना पड़ेगा जी।
जी और जी राकेश जी, जिस तरह से कार्य समिति का ऐलान किया, संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही कोशिश कांग्रेस में भी होती हुई दिखाई दी। प्रभार जो बांटे गए हैं, लेकिन उसमें भी मनमुटाव और जो है आपस के जो है गुटबाजी और जो कहना चाहिए कि कई तरह की अंतरकलह की बातें जो सामने आ रही हैं। ये जो आप 2018 के चुनाव में जो सबने मिलकर जो जोर लगाया और सत्ता पर जो है काबिज हुई कांग्रेस बड़े लंबे अरसे के बाद, वो एक अलग बात है, किस तरह से सत्ता गंवाना पड़ी, वो सब तमाम चीजें। लेकिन अभी भी जो है एक बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका जो है निभा रही है। कहना चाहिए कि बहुत तगड़ा विपक्ष इस वक्त कांग्रेस का है। और यदि इस तरह की गुटबाजी, खेमेबाजी और मनमुटाव और अंतरकलह से यदि कांग्रेस उबर नहीं पाई तो किस तरह से फिर बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि बीजेपी ने तो जो है सत्ता और संगठन में तालमेल बना के किस तरह से चलना चाहिए ये तो बता दिया। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो भी जो है तालमेल बना के आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाए। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में कभी भी नेताओं में मनमुटाव नहीं होता, प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर ना तो संगठन में नियुक्ति होती है, ना ही टिकट बांटे जाते हैं। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी में इनको क्यों नहीं लिया या कांग्रेस ने फलाने व्यक्ति को क्यों नहीं लिया। मेरा सीधा सवाल है कि चुनाव में तो ये तय होता है कौन जीत सकता है, उसको टिकट देंगे, उसको लिया जाएगा। संगठन एक दर्पण होता है, एक सामाजिक दर्पण होता है किसी भी पार्टी का। उसमें उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन समाज को हम चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ना तो चुनाव में कभी अल्पसंख्यकों को टिकट देती है, ना कभी संगठन में। राकेश जी, मेरा सवाल कुछ और था। वो पहला सवाल, वो बात खत्म हो गई थी। मेरा ये कहने का मतलब था, मेरा सवाल यही था कि यही तालमेल, यही आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, आपसी जो है प्रेम भाव कांग्रेस में क्यों नजर नहीं आता, जबकि इतनी सशक्त भूमि। जी बिल्कुल है, कहीं भी ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, प्रतिस्पर्धा रहती है निश्चित तौर पर अच्छा काम करने की। प्रतिस्पर्धा अपने से पार्टी के मंच पर हो तो समझ में आती है, लेकिन बाहर निकल आती है। जी 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 बोलिए। पार्टी के मंच पर यदि कोई बात रखी जाए तो उस फोरम पे बात रखी जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन ये आपस के जो मनमुटाव है वो जग जाहिर क्यों हो जाते हैं हमेशा से? जी, अभी भी जैसे बिंदु में विश्वास करते हैं या नहीं करते? प्रजातंत्र में तो विश्वास करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश करता है, आप भी करते होंगे, मीडिया भी करता है जी। तो बोलने का अधिकार तो सबको है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ी नहीं है। क्या आपको बंदूक रख देंगे सिर पे, आपने क्यों बोला आपको निकाल देंगे, आपको दूसरा नाम दे देंगे, अब इस जाति को तो आप बोल नहीं सकते, इस जाति को तो बोल सकते। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं, चाहे आप पार्टी फोरम पे रखें या बाहर रखें। कोई छुपा हुआ पर्दे के पीछे का गेम नहीं होता है, छुपा हुआ चेहरा नहीं है, छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। हमारे पीछे आरएसएस नहीं है कि जो छुप के हम काम करते हैं, वहां से पूछ के लिस्ट जारी होती है कि पहले जातियों के नाम लिखती है, बाद में जाति के नाम हटा दिए। अल्पसंख्यक को एक है नहीं, बताओ एक है चलेगा, बाकी नहीं होना। ये कांग्रेस में नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस में जो होता है पटल पे होता है, मीडिया के सामने होता है, जनता के सामने होता है। अगर कोई बात गलत है वो भी हम सामने रखते हैं, सही है उसका निराकरण होता है। वो कोई मनमुटाव नहीं है। तो बहुत स्पष्ट साफ है कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्टी में भी है, पार्टी के बाहर भी है, जनता को भी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में है? संभव नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा एक ओएसडी की नियुक्ति हुई, उन्होंने मोदी जी के खिलाफ ट्वीट करा था, मोदी जी के यहाँ से फोन आया, हटा के बाहर फेंक दिया। ये कांग्रेस में नहीं होता है। कांग्रेस में ऐसा उदाहरण होता, आप बता दीजिए कि नियुक्ति हुई और 12 घंटे में किसी को निकाल दिया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी ताकतों के माध्यम से फास्टिक तरीके से चलती है, वो कांग्रेस वैसा नहीं चलती है। तो बेसिक फर्क तो आएगा। हमारी बातें आपके सामने आएंगी, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप हमसे पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कमरे की बात बाहर नहीं आती है, वहां से सिर्फ लिस्ट जारी होती है, फिर वापस बदल दी जाती है। चलिए राकेश जी, ये कांग्रेस प्रवीण जी, ये जो 2018 में जो समीकरण बदले, कांग्रेस सत्ता में वापस आई, आज भी बहुत तगड़े विपक्ष के रूप में आपके सामने हैं। आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप इसे देखते हैं, और फिलहाल जो कवायद की जा रही है वो कितनी कारगर होगी? जो नई टीम बनी है वो पार्टी को मजबूत करने में कितनी भूमिका निभाएगी? इस पर आप अपना जवाब दें, और राकेश सिंह जी ने जैसा बोला है उस पर भी आप अपनी बात रखें। जी देखिए, मैं तो आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं जी, और मेरे भाई सुल्तान जी बिल्कुल हैं, उनकी बात का भी अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो भी जवाब दूंगा। राकेश जी भले चाहे कांग्रेस में, पर प्रवक्ता के रूप में मेरे भाई हैं, उनकी बात का भी जवाब दूंगा। आपने राकेश सिंह जी से बिंद के बारे में पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी,
राकेश चौधरी के बारे में जब कांग्रेस के आ रहे थे, यही अजय सिंह जी ने उनको वीटो का पावर का इस्तेमाल करके उनको आने नहीं दिया था। ठीक है, 2018 की बात की तो राकेश चौधरी सिंधिया जी की सभा में जब कांग्रेस में सिंधिया जी ने तब आए थे। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब इन्होंने जाति की बात की, कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस समाज का है, ये लोकतांत्रिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है। वह व्यक्ति को जातिगत न मानकर, क्योंकि हम तो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात मानते हैं, मैं आगे की संघ की बात में भी आऊंगा, तो उस समाज का व्यक्तिगत समाज के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अगर नेतृत्व करता है, पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, तो नेतृत्व करता है, उसके नेतृत्व के पीछे जनता होती है, जनता के साथ उसका विश्वास होता है, तो उस व्यक्ति को हम प्लेटफॉर्म प्रदेश कार्य समिति के रूप में, अन्य प्रदेश पदाधिकारी के रूप में देते हैं। तो हमने क्या बुरा किया है? हमने कोई बुरा थोड़ी किया है। अब आप एक ही चीज को रख के देखें। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जिला के प्रभारी, हमारे ऊपर तो कोई जवाब नहीं था। आप 2 दिन पहले की बात पे जाइए, दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी के लिए 2 पद में से 1 पद छोड़ने की बात हुई। दिल्ली का कमलनाथ जी तलब हुए, तलब के बाद दिग्विजय सिंह जी ने कहा अजय सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दीजिए। तमाम ये बातें मीडिया में चली, उसका भी विषय आया, डिबेट हुआ, तो तत्काल कमलनाथ जी भोपाल आते उन्होंने जिला प्रभारी को कर दिया। आप वित्त का लगातार अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं, अर्जुन सिंह जी तमाम बातें होती है। कभी आपने उनसे पूछा? अजय सिंह जी के समर्थकों को ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई पार्टी का एक डेकोरम होता है, पार्टी का एक अनुशासन होता है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। ये नहीं, अगर ये सब ठीक है तो फिर इनके उमंग सिंगार ही देते थे। ट्वीट जब सरकार में थे, इनके ट्वीट उमंग सिंगार करते थे, गोविंद सिंह जी करते थे। अगर ऐसा आंतरिक लोकतंत्र तो अच्छा है, अपने ही नेता की धज्जियां अगर आप उड़ाते हो तो ये लोकतंत्र आपको मुबारक हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हमको तो डेकोरम मेंटेन करना ही पड़ेगा। यही हमको सिखाया है। आप अगर कोई आपको लगता है कि संगठन में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो प्लेटफॉर्म प्रदेश अध्यक्ष का है रूप में है। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ आपकी बात नहीं, हमारा संगठन महामंत्री है जो संघ से आए, आप उनसे अपनी बात करो, वहाँ आपको समाधान नहीं मिलता, संगठन मंत्री जी से कहिए। तो हमारे यहाँ तो एक प्लेटफॉर्म, एक बात रखने का अपना एक तरीका है, एक आप अपने बात कह सकते, उसकी सुनवाई होती है। यहाँ तो लोकतंत्र है कि ये मेरा है, अच्छा इनको जिला प्रभारी इन्होंने ऐसे बनाए, जबलपुर वाले को भोपाल बना दिया, भोपाल वाले का पता नहीं, पीसी शर्मा जी को सागर बना दिया, सागर का बुलाकर तक जानता नहीं, वह कैबिनेट मंत्री थे, कभी सागर आए नहीं, बुंदेलखंड का उन्होंने दौरा नहीं किया, जनसंपर्क के रूप में मंत्री थे, सुबह से शाम को बाइट दे रहा और कुछ भी बोल रहा। तो अगर आप क्या ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र आपको मुबारक हो। चलिए सुरकांत जी, कुल जमा क्या कहेंगे? नापित जी को भी सुना आपने, राकेश जी को भी सुना, और कुल जमा जो कांग्रेस और बीजेपी में जो अंदरूनी जो कवायदें चल रही हैं, जो जिस तरह की संगठन को मजबूती देने के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं, आपसी मनमुटाव भी सामने आ रहे हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, और सियासत है तो जाहिर सी बात है ये तमाम बातें होती भी हैं। किस तरह से देखते हैं सूर्यकांत जी? देखिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हर दल गुटबाजी के रोग से ग्रसित है जी। ये बात आम आदमी भी जानता है और हम और आप भी जानते हैं जी। तो इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ रही बात तो कांग्रेस प्रवक्ता यादव जी कह रहे थे जी, तो भाजपा की अपनी नीति है, उसके अपने सिद्धांत है, कांग्रेस के अपने सिद्धांत है, तो यह बात कहना भी गलत है कि आपने अल्पसंख्यक को लिया नहीं लिया, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि भाजपा हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, जबकि कांग्रेस का हमेशा से अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करती आई है। और शायद यादव जी को याद हो एक बार एंटनी कमेटी बनी थी जिससे कांग्रेस के हाईकमान में, उसने भी कुछ अपने सुझाव दिए थे, उसमें से कुछ सुझाव सामने भी आए थे, लेकिन उन सुझावों पर अमल नहीं हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस को धीमे धीमे मतदाता अल्पसंख्यक वर्ग की पार्टी मानने लगे और हिंदू वर्ग है जो वो धीमे धीमे उससे कटने लगा, और उसकी वजह से आज कांग्रेस की अस्थिति हुई है। अब आपने जो बात की है राज्य समिति की और कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री को, जिला प्रभारी बनाने में आप देखिए अजय सिंह और कमलनाथ के बीच इस समय 36 का आंकड़ा चल रहा है, और उसमें जिस तरह से जो भी राकेश सिंह को ले जाकर विभिन्न इलाके में खासतौर पर उनके इलाके का जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया, जिला प्रभारी बनाया गया है संगठन की तरफ से, उससे वो दूरियां और बढ़नी तय है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक है, लेकिन सारे दलों के अपने विचार हैं, अपनी रणनीति होती है, उसके हिसाब से पार्टी काम करती है। और
इस हिसाब जी। से अगर आप सोचें तो अभी प्रदेश में आगे 3 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना जी। है, और नगरीय निकाय चुनाव भी आगे हैं। जी। तो निश्चित रूप से दोनों दल चाहेंगे कि उनकी पार्टी का संगठन मजबूत हो और उनकी पार्टी की जीत हो, उनका प्रत्याशी जीते। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि लोग इन कदमों को अभी से 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन अभी उसमें लंबा जी। समय है और कवायद संगठन को मजबूत करने। बिल्कुल सही कहा आपने सूर्यकांत जी, लेकिन हाँ ये है कि इस कवायद को लेकर भले ही 2023 के चुनाव को लेकर की जा रही कवायद के रूप में भले ही लोग देखें, लेकिन अभी उपचुनाव भी हैं और उसमें भी जो है दोनों ही दल जोर लगाएंगे। तो उसके पहले पार्टी को बेहतर ढंग से मजबूत करना और पूरी जमावट करना भी जरूरी है। तो सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, लेकिन सियासत है तो सियासत में कई तरह की बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगता है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है मध्य प्रदेश की सियासत में। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया और सूर्यकांत जी आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।